गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 10 दिनों की जर्नी में, मॉर्निंग न्यूट्रिशन की जर्नी में, आप सब लोगों ने अपनी हेल्थ को और ज्यादा बेहतरीन बनाया होगा। और उसकी शुरुआत आपने की होगी अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन से। आपने अपने प्रोटीन, आपके मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, फाइबर और गुड फैट की रिक्वायरमेंट को अपनी सुबह में सम्मिलित कर लिया होगा। आपके ब्रेकफास्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे। जैसा कि आपने पिछले 10 दिनों में काफी सारी जानकारी, काफी सारा साइंस, काफी सारी अंडरस्टैंडिंग आपने ली है कि ये सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इनका क्या रोल होता है हमारे शरीर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें सबसे अगर आपको लेना है तो सब किस समय लें जिससे कि आपको इससे बेहतरीन रिजल्ट मिले, बेहतरीन यूज हो इन सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो रूटीन है वो क्या है? आपका सुबह उठना और सुबह उठ के खाली पेट पानी को पीना, राइट। और जब आप सुबह उठ के पानी पीते हैं तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि कैसे मैं अपने पानी को भी न्यूट्रिशियस बनाऊं, उसका मैंने अपना एक प्रोसेस इजाद किया हुआ है। तो मैं अपना जो वाटर है, जो फर्स्ट मॉर्निंग वाटर है, उसके अंदर अपने फाइबर को, न्यूट्रलाइट फाइबर को ऐड करके रखता हूँ। सो दैट कि जैसे ही मैं सुबह उठूं मैं सबसे पहले वो पानी पीऊं जो कि ऑलरेडी न्यूट्रिशियस हो चुका है विद द फाइबर। और आपने ये भी देखा जब हमारे सेशंस हुए फाइबर के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट पे, कि कैसे फाइबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी गट के हेल्थ को, गट के बैक्टीरिया को हेल्दी बनाने में। क्योंकि फाइबर क्या है? आपके गट के बैक्टीरिया का खाना है। तो बिफोर, जिससे पहले कि मैं अपने आप को कुछ और दूं, मैं इंश्योर करता हूं कि मेरे गट के बैक्टीरियाज को उनका खाना मिल जाए। और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी जो रूटीन है वो शुरू होता है प्रोटीन से, डेली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल से, और हेल्दी फैट ओमेगा के साथ। तो मैं आपसे पानी के ऊपर क्यों चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि आज का जो टॉपिक आने वाला है वो उसी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का हिस्सा होने वाला है जो कि हाइड्रेशन है। बट बिफोर हम उस टॉपिक पर जाएं, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन ऑन द स्टेज। डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन जो है वो डायरेक्टर हैं इनोवेशन एंड साइंस के, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के। डॉक्टर श्याम की पीएचडी है टेक्सास यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने अपना पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया हुआ है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। और रोज सुबह आकर वो हमें इतने शानदार टिप्स देते हैं जिसके लिए कि मुझे लगता है, आई एम श्योर कि हम सब लोग अ, बिल्कुल ईगरली वेट कर रहे होते हैं कि आज क्या नया नॉलेज मिलने वाला है। तो मैं उस नॉलेज के लिए डॉक्टर श्याम को इनवाइट करूंगा। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। थैंक यू अर्जुन एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से। अर्जुन, आपके हैबिट्स सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गया। मुझे पता था कि आपका हैबिट्स, मुझे मुझे ये नहीं पता था कि आप फाइबर पानी में डालकर पीते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं तो वो तो शुरू करने वाले अभी। तो मेरा हैबिट्स है सिर्फ गर्म पानी पीना। वो है मेरा फर्स्ट स्टेप। पर लेकिन आपका हैबिट बहुत शानदार है। बहुत पसंद लगा मुझे। थैंक यू अर्जुन जी, आपका इंट्रोडक्शन से। आप आज आज है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रेशन। और हमारे साथ है विवेक पराशर, जो हमें आज हाइड्रेशन के बारे में बताएंगे। लेकिन जरा इंट्रोडक्शन कर दो विवेक का। विवेक है इनोवेशन साइंस के लीडर, एनालिटिकल एनालिटिकल लीडर है। वो कहीं तरह वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है फूड टेक्नोलॉजी, फूड एनालिसिस में, सप्लीमेंट एनालिसिस में। और उनके ग्रुप गुड़गांव में है। और उनको सब सब चीज की पता है, क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी कैसे करना है और रिसर्च करने कैसे करना है। सो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो आज हमारे साथ है। और उनका कुछ खुद का प्रेरणा है कि मैं कैसे मेरा हेल्थ सुधारूं। तो मैं बहुत खुश हुआ कि वो आज हमारे साथ है हाइड्रेशन के बारे में बात करने। तो लेकिन विवेक आने से पहले
मेरा आज का एक एक फेवरेट टॉपिक है। मैं इसके बारे में बहुत दिन से सोच रहा था, मैं कैसे बताऊं आपको इसके इसके बारे में, क्योंकि हम हर 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 दिन हमारे दिनचर्या के बारे में बात कर रहे इसका मतलब है कि हम सुबह क्या करते हैं, कब तक खाने हैं, लेकिन हमने कभी बिल्कुल डीप से एक चीज नहीं डिस्कस किया। वो है नींद या स्लीप। हम सब सोते हैं। वो सोने का हमारा हमारा हैबिट्स है, लेकिन वो इम्प्रूव कर सकते हैं। वो है मेरा आज का सोच। तो मैंने क्या किया, मैंने जरा रिसर्च किया उसके बारे में। और मुझे क्योंकि स्लीप कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो हमारे क्रोनोबायोलॉजी के ऊपर बहुत संबंध, गहरा संबंध है, उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि हम उठते हैं और हमारे सर्काडियन रिदम शुरू होते हैं वहाँ हमारे ब्रेन के, और वहां से हमारे दिन के पूरे हार्मोन सब शुरू होते हैं। फिर रात को मेलाटोनिन होते हैं और हमें नींद आती है, राइट। तो हमें हमें नींद डिस्टर्ब करने के लिए बहुत चीज है। क्या सब है, हमारा टीवी है, बच्चे हैं, और फिर हमारे फोन्स है। सब हमें नींद से हमारे नींद चुराते हैं, राइट। तो उससे बचने के लिए हम तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। लेकिन जरा रूल्स है स्लीप के लिए। मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया, बहुत सारे स्टडीज है स्लीप के ऊपर। तो क्वालिटी स्लीप के प्रोफाउंड इम्पैक्ट पर बात करेंगे। तो पहले रूल है कंसिस्टेंसी। अच्छी नींद एक वाइब्रेंट हेल्थी लाइफ की फाउंडेशन है। तो रिसर्च कहती है कि सही मात्रा में नींद हमारे वेल बीइंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके। पहला रूल है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है, स्टडीज दिखाते हैं कि जो लोग रेगुलर बेड टाइम मेंटेन करते हैं उनकी हेल्थ बेहतर होती है। अभी हम कभी 10 बजे सोते हैं, हम कभी 9 बजे सोते हैं, हम कभी 11 बजे सोते हैं। तो ये स्टडी दिखाते हैं कि अगर आपके बेड टाइम रेगुलर होते हैं, आपका बॉडी, आपका सर्काडियन रिदम बहुत खुश होगा, राइट। क्योंकि ये स्टडीज क्या बताते हैं कि अगर इरेगुलर स्लीप पैटर्न है, हमारा स्लीप पैटर्न हर वक्त हर दिन चेंज होते जा रहे हैं। ये एक एक दो दिन का बात नहीं है, हर हर दिन कुछ ना कुछ रीजन कारण से आज 10 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे क्या। तो ये इरेगुलर स्लीप क्या है, एक है कि हमारे आर्टरीज जो है जहाँ ब्लड जाते हैं वो हार्ड होते हैं। तो और फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, फिर मूड डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम आते हैं। ये सब इसका कारण बन सकती है। तो ये सब रिसर्च ने बताया है। तो तो एक एक बात है कि आपके बेड टाइम को फ्रीक्वेंटली शिफ्ट नहीं करना। सिर्फ वो हैबिट रखना कि हम अगर अगर 10 बजे सोते हैं, तो हर दिन 10 बजे, 10, साढ़े 10 बजे वही है मेरा सोना है, राइट। तो ये कमिटमेंट करें कि हर रात सिमिलर अमाउंट ऑफ रेस्ट ले। फिर दूसरी बात यह है कि आपके स्लीप एनवायरनमेंट बहुत सारे सारे चीज होते हैं। आपका कितना साउंड आते हैं बाहर से, और फिर डार्कनेस, आपका कर्टन्स टाइट है ताकि बाहर से लाइट ना आए। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपका बेड। आपका बेड कैसे है, आपके आपके आप कैसे बेड का कितने पुराने हैं, कितना नए हैं, वो है इम्पोर्टेंट। तो एक स्टडी दिखाया था कि अगर आपके बेड मीडियम फर्म, मीनिंग ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, राइट। तो मीडियम फर्म बेड होता, तो अगर वो है, तो आपका बॉडी का जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है, आपका मसल में जो पेन होते हैं, आपका स्केलेटल सिस्टम में पेन होते हैं, वो इम्प्रूव होते हैं, और आपका स्लीप का क्वालिटी भी इम्प्रूव होते हैं। ये एक स्टडी दिखाया था। तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बात करूं। मुझे याद है कि 20 साल पहले या 25 साल पहले मेरे एक दोस्त एक चीज बोला मुझे, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि आप आपकी जिंदगी दो चीज में बिताते हैं। एक है बेड, दूसरे है जूते। तो उसने बहुत सही बताया कि हम जिंदगी
दो चीज में लेटे रहते हैं, एक है बेड और दूसरे हम चलते रहते हैं, जूते। तो वो दोनों चीज आप अच्छी तरह खरीदो, अच्छी क्वालिटी का खरीदो। ओके, तो वो है दूसरी चीज। तीसरे है रूल है टाइमिंग ऑफ मील्स। आपको पता है मील्स का टाइमिंग क्या है। तो अब क्या और कब खाते हैं ये भी रोल प्ले करते हैं, इसके रोल भी प्ले करते हैं, राइट। तो बेड के जस्ट पहले खाना आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है। तो अपना आखिरी मील बेड टाइम से कम, ओके, कम से कम 2 घंटे पहले लेने की कोशिश करें। वो है एक एक तीसरा रूल। फोर्थ रूल है, इंटरेस्टिंग रूल है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपका डाइट भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। और एक 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 27 स्टडीज, ऑलमोस्ट 20 स्टडीज की ज्यादा स्टडीज दिखाया है कि अच्छी तरह कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कि उसका मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो वो आपके नींद को बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने सुना होगा 2 दिन पहले कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर, उसमें फाइबर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आ, फिर मेरा लास्ट एक पॉइंट है। मैं तो बहुत टाइम ले लिया आज। एक पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी उम्र का लंबाई, लॉन्जिविटी, राइट। अभी रिसेंट रिसर्च कहती है कि आपकी स्लीप क्वालिटी आपके जीने की उम्र का एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है। वो बताते हैं कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी उम्र ज्यादा नहीं है। आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी उम्र ज्यादा होगा। साइंटिस्ट ने 1 लाख से ज्यादा 170,000 से ज्यादा लोगों का डेटा रिव्यू किया ताकि समझ सके कि आपके स्लीप बिहेवियर्स और हैबिट्स, सिर्फ कितना सोए नहीं वो नहीं, आपके स्लीप बिहेवियर्स और हैबिट्स आपके हेल्थ, डिसीज रिस्क और लॉन्जिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, राइट। जो लोग अच्छे स्लीपर्स थे उन्होंने 5 साल ज्यादा जिया। 30% कम चांसेस था कि कोई कुछ रीजन, मरने के कोई रीजन का 30% कम हो गया। और ऑलमोस्ट 20% उनका कम था कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के। और फिर 20% कम था उनके कैंसर से मरने के लिए। देखो, ये है स्लीप का इतना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, राइट। तो मैं ये मेरा सोच खत्म करूंगा आज। इन कंक्लूजन सिर्फ मेरा यही है कि रेगुलर स्लीप पैटर्न्स को प्रायोरिटाइज करें, एक अच्छी मैट्रेस में इन्वेस्ट करें, मील टाइम पर ध्यान दे और एक हेल्थी डाइट मेंटेन करें। बस यही था मेरा सोच टीम। चलिए मिलेंगे अब हमारे प्यारे विवेक से। विवेक, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग आप सभी को। शुभ प्रभात, नमस्ते। डॉक्टर श्याम, आपकी की हुई सारी बातें मॉर्निंग न्यूट्रिशन को साथ लेते हुए अपनी हेल्थ एंड वेलबींग को बेहतर बनाने के हर दिन बताए हुए नुस्खे हम सभी की बहुत मदद करते हैं। रियली थैंक यू फॉर ऑल योर रिसर्च और अपने नॉलेज को हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिससे आप फेमिलियर तो बहुत हैं, बट शायद उसकी छोटी छोटी बारीकियों को हम जान के भी नजरअंदाज करते हैं। ये विषय है हाइड्रेशन। मुझे अलाउ कीजिए मेरी शेयर करने के लिए कि मैं आपके विजुअल्स के लिए एक प्रेजेंटेशंस भी शेयर कर पाऊँ। गिव मी अ मिनट। मोहित, आप कंफर्म करें मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो। यस। या, थैंक यू। यस। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगातार सर्कैडियन रिदम और क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें कि विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, उनका रिलेशनशिप, उनका सिंक्रोनाइजेशन भी क्रोनोबायोलॉजी के साथ समझा। इस पूरे डिस्कशंस में हमने पिछले कुछ दिनों में ये जाना कि अगर हम हमारे न्यूट्रिशन को सुबह के वक्त लेते हैं
तो दिन में किसी भी और वक्त के मुकाबले उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा होता है। हम में से कई लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि हम खाते तो बहुत है पर हमारे शरीर को लगता नहीं, और कुछ लोगों को शरीर में बहुत जल्दी लगता है। खाना कई बार एक सा खाने के बाद भी हम लोगों के शरीर की मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होते हैं, और उसमें खाना खाने के टाइम का बड़ा रोल प्ले होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने खाना खाने के टाइम को नियमित रखें, मॉर्निंग न्यूट्रिशन को बरकरार रखें, और सर्काडियन रिदम को रेस्पेक्ट करते हुए उसके साथ एक सिंक्रोनाइजेशन बिल्ड करते चलें। इन सभी में एक और तत्व जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, ओके ओके, फर्स्ट थिंग इज, अच्छा पहले एक छोटी सी डेफिनेशन में फर्क समझते हैं। कई बार हम हाइड्रेशन को पानी समझते हैं और पानी को हाइड्रेशन समझते हैं, या कितना वाटर इनटेक किया। कई बार हमने वाटर इनटेक बहुत किया होता है पर हमारी बॉडी में हाइड्रेशन या हमारी बॉडी में पानी की पर्याप्त मात्रा फिर भी नहीं होती। आज इस पूरे डिस्कशन के दौरान हम ये समझेंगे कि हाइड्रेशन क्यों जरूरी है, हाइड्रेशन के माध्यम क्या है, किस वक्त हाइड्रेशन या किस वक्त हमारे लिए पानी पीना जरूरी है, पानी पीने के फायदे क्या हैं, हम हमारे पानी पीने के तरीके इम्प्रूव करने के साथ साथ हमारी स्लीप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, जिसके बारे में आज डॉक्टर श्याम ने भी बात की। आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन करते चलें क्योंकि ये लर्निंग्स आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आर यू ड्रंक इनफ? क्या आपने पर्याप्त मात्रा में पानी पिया हुआ है? वो लोग जो ड्रंक इनफ से उत्साहित हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी इवनिंग पार्टी के बारे में नहीं है, ये है दिन भर आपकी पानी की मात्रा जो आपके शरीर में रहती है। प्लीज अपने चैट बॉक्स में मुझे बताइए, अपने चैट बॉक्स के थ्रू ये बताते रहिए कि क्या आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहते हैं। रमेश जी ने बताया यस, बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करूं हर उन लोगों के बारे में, अब्दुल्ला जी ने बताया यस, दुर्गा सर ने बताया यस, ओके ग्रेट, गुड टू सी दीज रिस्पॉन्सेस। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में कोई काम करते हैं, पर से हम पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, या हम पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं, या हम पर्याप्त मात्रा में पढ़ाई करते हैं, इस पर्याप्त की परिभाषा क्या है? आप में से कई लोगों के लिए परिभाषा इतनी होगी, आप में से कई लोगों के लिए इतनी होगी। कोई 20 यूनिट को पर्याप्त मानता होगा, कोई 30 यूनिट को पर्याप्त मानता होगा। तो ये सवाल करना और स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है कि पर्याप्त कितना। इस पर्याप्त को अगर हम देखें, सबसे अगेन सेकंड सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना पानी आपके शरीर में पाया जाता है, आपके शरीर का कितना प्रतिशत भाग पानी से बना हुआ होता है? अपने चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके रिस्पॉन्सेज का वेट कर रहा हूँ। ओके, आपने रंजन जी ने बताया 5 लीटर, ओके, ज्ञान दर्शन जी ने बताया 3 लीटर, गुड। हम सभी के लिए, जैसे हमने समझा, हम सभी के लिए पर्याप्त की परिभाषाएं अलग हो सकती हैं। आज हम पूरी डिस्कशंस के दौरान ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितना पानी या कितना हाइड्रेशन हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। इसके लिए हम समझते हैं कि हमारे शरीर में पानी शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में कितनी मात्रा में पाया जाता है। इन जनरल हम ये कहते हैं कि शरीर में पानी लगभग 60 से 80% तक पाया जाता है, जिसमें अगर हम बॉडी के पार्ट्स को डाइसेक्ट कर रहे हैं तो पाएंगे कि लगभग ब्रेन में 73% अमाउंट में पानी पाया जाता है, हमारे हार्ट में लगभग 73% पानी होता है, लंग्स में सबसे ज्यादा पानी लगभग 83% है, और किडनी में लगभग 79, लगभग 80% के आसपास। हमारा शरीर जिसमें मसल्स एंड बोन्स हैं उनमें पाए जाने वाले पानी की मात्रा लगभग 80% और लगभग 20 से 30% है। हमारी स्किन जो कि हमारी बॉडी का अपर सरफेस बनाता है उसमें भी लगभग 64 से 65% पानी है। इस पानी की मात्रा का भी शरीर और उम्र के हिसाब से, और इनफैक्ट डेमोग्राफी के हिसाब से, विश्व के अलग अलग हिस्सों में रहने के हिसाब से परिवर्तन आता है। जैसे जब इन्फेंट होते हैं, जब हम इस धरती पे आते हैं, बच्चे होते हैं, तब लगभग हमारे शरीर में पाए जाने वाले पानी की मात्रा 80% होती है, लगभग 78% होती है। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं ये पानी की मात्रा का स्तर थोड़ा कम होता जाता है। इसके मूलतः 2 रीजन है, या कह सकते हैं 3 रीजन। जैसे हमारी बॉडी में बड़े होने के साथ बोन्स डेवलपमेंट ज्यादा होता है, मसल मास में भी कमी आती है। जब मसल मास में कमी आएगी तो मसल में हमने क्या देखा, लगभग 80% पानी पाया जाता है। अगर मसल मास कम होगा तो वाटर क्वांटिटी कम होती जाएगी। सेकेंड वन थिंग कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बच्चों के मुकाबले स्लो होता है। बच्चे गेम
गेम्स खेलते रहते हैं उनमें हार्मोन्स ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें नई यानी स्फूर्ति यानी फ्रेश एनर्जी होती है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है और उनका वाटर अमाउंट भी ज्यादा होता है। उम्र के साथ लगभग पुरुषों में यह 7% होता है, वही महिलाओं में लगभग 55% भी हो सकता है। एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि एक ऐसा तत्व जो हमारे शरीर का लगभग 60-70-80% हिस्सा बनाता है, क्या वो सच में इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, या उसके फंक्शंस क्या है, क्यों इतना पानी जरूरी है? तो आप में से हर वो जो साइंस फील्ड है उसने अपनी 10th या 11th क्लासेस में पढ़ा होगा कि इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं और इवन पेड़, ये सारे सबसे पहली उत्पत्ति जल में हुई। जल से एक कोशिकीय जीव बने, जो बाद में 2 कोशिकीय या 10 कोशिकीय या बड़े बड़े होते गए, और वो जब जल से माइग्रेट होते रहे तो रेप्टाइल बने, जिनमें हम छिपकली या क्रोकोडाइल्स इस तरह के एनिमल्स की बात करते हैं। और जब वो पृथ्वी पे आए या पृथ्वी के सूखे इलाकों में आए तो वहां पे उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते चले और उनमें डिफरेंट परिवर्तन आते रहे। तो जीवन का सबसे मूल आधार पानी है। और अगर हम हवा की बात करें तो पानी वो दूसरा तत्व है जिसके बिना आप लंबे वक्त तक जिंदा भी नहीं रह सकते। इसीलिए पानी के फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। बहुत छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे समझते हैं, जानते हैं, बट शायद आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस में वो नहीं रहते। जैसे आपकी आईज में टीयरी फ्लूइड रहता है, आप कंटिन्यूसली अपनी आईज ब्लिंक करते रहते हैं ताकि आपकी आईज में एक नमी बनी रहे। आपके नोज में म्यूकस होता है, आपके माउथ में सलाइवा होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है। पानी आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपने सुना होगा कि जब पसीना आता है तो पसीने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है, आपकी हीट को एमिट करती है, शरीर से बाहर निकालती है। और जब ये शरीर से आपकी हीट को बाहर निकालती है तो आपकी बॉडी कूल डाउन होती है। पानी हीट को अब्सॉर्ब करता है, तो अगर ज्यादा हीट होती है तो पानी आपके शरीर के अंदर हीट को अब्सॉर्ब करता है और इस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपने जो भी खाया, हम अभी बात कर रहे थे कि हम जो भी तत्व खाते हैं क्या वो हमारे शरीर को सच में लगते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? आपने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक में वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर उसमें से जब वो इंटेस्टाइन में जाता है वहां से न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन के थ्रू एब्सॉर्ब होने लगे और ब्लड में आते हैं। ब्लड में लगभग 60% पानी पाया जाता है। ब्लड का सबसे मेजर एक कंस्टिट्यूएंट जो है वो पानी होता है, और इसी ब्लड के थ्रू आपके सारे न्यूट्रिएंट्स स्टमक या इंटेस्टाइन से सेल या सेल वॉल तक ट्रेवल करते हैं। इसीलिए इनके एब्सॉर्प्शन के लिए भी पानी का बहुत रोल है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में, अर्जुन ने जैसे बताया, फाइबर वैसे भी गट के लिए ठीक होता है, डॉक्टर श्याम ने बताया गर्म पानी पीते हैं। अगर आप पानी पीते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी नहीं होगी, वो शिकायत आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 2 वजह से, एक तो ये इंटेस्टाइन को फ्लश करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। सेकेंड वन थिंग, जब आप पानी पीते हैं तो आपके स्टमक के अंदर भी ये पीएच बैलेंस का काम करता है, क्योंकि यूजली एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर का पीएच कम हो जाता है। सामान्यतः एम्प्टी स्टमक का पीएच 1.2 के आसपास होता है, बट जब हम पानी से उसको तर करते हैं तब यही पीएच लगभग 3 से 4 हो जाता है। जितना न्यूट्रल साइड पीएच होगा उतना ही हम बेहतर महसूस करेंगे, उतनी ही हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होगी। हमारे जितने भी जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं या खून की जोड़ है, हम कई बार अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि मुझे बात की बीमारी हो गई है, मेरे घुटनों में दर्द होता है। अगर आप एक अर्ली एज से, अपनी छोटी उम्र से ही अगर पानी का सेवन सही समय पे और सही मात्रा में करते रहेंगे तो 2 जॉइंट्स के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसकी भरपूर मात्रा बनी रहेगी और दोनों जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो उनमें पेन नहीं होगा, आपको आर्थराइटिस की शिकायत नहीं होगी, और आप लंबे वक्त तक चल पाएंगे और हेल्दी रहेंगे। कई और सारे यहाँ पे हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं, जिनमें एक और बड़ा फंक्शन है, वो है हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमिशंस। हार्मोन्स जो कि लिक्विड्स होते हैं, ये भी पानी से बने होते हैं। यही हार्मोन्स आपके बॉडी की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। आपकी एक नर्व दूसरी नर्व से जुड़ी होती है, इसीलिए शरीर के किसी भी भाग को छुआ जाए आपके माइंड तक सिग्नल पहुंचते हैं। ये सारे सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमिशंस के थ्रू पहुंचते हैं। ये न्यूरोट्रांसमिशंस बॉडी में कैसे होता है, आप में से जो लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड हैं वो समझते हैं कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि एक सोडियम एंड पोटेशियम पंप होता है जो एक सेल से दूसरी सेल तक अपने कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू सिग्नल को पास ऑन करता है। इस पूरी प्रोसेस को
जो जहाँ पे हो रही होती है उस एरिया को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमिशंस में अपनी कॉग्निटिव हेल्थ में भी बहुत काम करता है। अगर आपके न्यूरो ट्रांसमिशंस ठीक होंगे, कॉग्निटिव हेल्थ ठीक होगी, तो आपके मूड अच्छे होंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे अपने आप के बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो पानी जिसे आप हर दिन मुफ्त में पी सकते हैं, उसके बड़े फायदे हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, और जैसे हमने इससे पहले वाली स्लाइड में दिखा था कि हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में, भिन्न भिन्न अंगों में पानी की मात्रा डिफरेंट होती है। बट अगर हम किसी भी अंग की एक सबसे छोटी यूनिट को देखें तो वो सेल होती है, जिसे हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं। अब इस कोशिका को अगर हम बहुत करीब से देखें, तो अगर कोशिका हाइड्रेटेड है, कोशिका में अगर पानी पर्याप्त मात्रा में है, तो होगा क्या, आपका जो मूवमेंट है, अगर आप फर्स्ट वाली देखेंगे हाइड्रेटेड सेल, ब्लू वाली सेल को देखेंगे, तो पाएंगे कि इसमें मूवमेंट जो है इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों साइड है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये समझ के चलिए कि एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस, ये इसमें डिफ्यूजन्स होते हैं। तो आपने ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स सेल वॉल तक पहुंचाए, सेल में उनका एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। तो डिफ्यूजन के थ्रू ये एक टर्म कहलाता है सेमी परमेबिलिटी। व्हाट इज द सेमी परमेबिलिटी? कि सिलेक्टिव, हर चीज को ये सेल वॉल अंदर नहीं आने देगी। एक सर्टेन रिएक्शन या एंजाइमेटिक रिएक्शन के साथ में सर्टेन मॉलिक्यूलर साइज को ये अपने अंदर आने के लिए अलाउ करेगी। तो अगर आपकी सेल वॉल हाइड्रेटेड होगी, तो आपके जरूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर के अंदर या आपकी सेल वॉल के अंदर आ पाएंगे और आपकी सेल को एनर्जी मिलेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे श्वसन तंत्र की या हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो हमारी फेफड़ों से जाने वाली ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही सेल तक जाती है, और ऑक्सीजन का भी डिफ्यूजन शरीर के अंदर सेल वॉल के थ्रू ही होता है। तो अगर हमारी सेल हाइड्रेटेड रहेंगी, तो ऑक्सीजन भी ठीक मात्रा में अंदर जाएगी। अच्छा, ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सेल वॉल के अंदर तो आ गए यहाँ पे। अब सेल वॉल के अंदर क्या होता है? उसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल वॉल के अंदर इन सभी न्यूट्रिएंट्स को यूज करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब जब एनर्जी प्रोडक्शन होगा, तो कहीं ना कोई बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। जैसे ऑक्सीजन के यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें बोथ साइड मूवमेंट है, इनवर्ड मूवमेंट जहां पे हमने हेल्थी न्यूट्रिएंट्स को इनसाइड भी लिया, और फिर बाद में हमने एक्सक्रीशन भी किया, जहां पे अनहेल्थी चीजें, बाई प्रोडक्ट्स या कार्बन डाइऑक्साइड को सेल वॉल से बाहर निकाला और ब्लड के थ्रू संचालित किया। अब यही चीज समझते हैं हम डिहाइड्रेट सेल के केस में। अब डिहाइड्रेट सेल देखने में बिल्कुल वैसी लगती है जैसे कि हमारे रेजिन्स होते हैं, जैसे किशमिश, बिल्कुल पिचकी हुई, बिल्कुल खराब। उनमें हमने इवन हम हमारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी कहते हैं कि अगर आप उन्हें गला के या उन्हें अंकुरित करके खाएंगे, तो उनसे ज्यादा फायदा मिलेगा, वो ज्यादा जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। क्योंकि उनकी सेल वॉल में पानी भर चुका होता है। उनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो डॉर्मेंट स्टेज में पड़े होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं। अगर पानी कम होगा हमारी सेल वॉल्स में, तो क्या होगा, हम सिर्फ जैसे किशमिश को पानी में डालते हैं, तो सिर्फ वो पानी को एब्सॉर्ब करती रहती है लंबे वक्त तक। तो डिहाइड्रेटेड सेल बहुत लंबे वक्त तक सिर्फ बाहर से पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते रहेंगे, उनका टू वे ट्रांसमिशन नहीं होगा, टू वे ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम हमारी बॉडी से बहुत सारी गंदगियां बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इस सिचुएशंस में हम कमजोर महसूस करेंगे, बुरा महसूस करेंगे, हमारे मूड भी खराब होंगे, हमारा मेटाबॉलिक रेट भी खराब होगा, और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब होती है। इसीलिए पानी का जरूरी होना, या पानी का एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर हमें किन किन सोर्सेज से मिलता है। एक तो वो जो हम पानी पी लेते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली हमने पानी कंज्यूम किया और हमारी बॉडी हाइड्रेटेड महसूस कर रही है। दूसरी बात है फूड, जैसे आप फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, आप हरी सब्जियां तरकारी खाते हैं घर पे, इवन जो अनाज खाते हैं, एक निश्चित मात्रा में पानी होता है। तो लगभग आपके शरीर का 35 से 40% पानी इंटेक आपके फूड से भी होता है। और कई बार आप मेटाबॉलिक वाटर, अच्छा ये मेटाबॉलिक वाटर थोड़ा सा नया टर्म होता है कई लोगों के लिए, बट जैसे आप समझें कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये ग्लूकोज आपके शरीर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, जिसे आप बाद में एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं। ये जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो जो जनरेट जो जो शुगर या ग्लूकोज जमा होता है, ये हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है। इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल अगर हम ग्लूकोज से बाहर निकालते हैं, तो ये कंडेंस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोजन बन के आपकी बॉडी में जमा हो जाता है। तो
इस तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू भी थोड़ा सा पानी जनरेट होता है, जो होता है बहुत कम क्वांटिटी में। जैसे हमने यहाँ पे अगर देखा तो लगभग 5 से 10% पानी। तो इस तरह से ये हमने एक जनरल फिगर बताने की कोशिश की है कि पानी का इंटेक या हाइड्रेशन आपकी बॉडी कहाँ कहाँ से रिसीव करती है। बट जिस तरह से शरीर शरीर एक ऐसी मशीनरी है, दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे सुंदर मशीनरी है जो भगवान ने बनाई है। जितना हम इंटेक कर रहे होते हैं उतना ही हम बाहर एक्सक्रीट भी कर रहे होते हैं। तो पानी का बहुत बड़ा अमाउंट, हम लगभग 60 से 70% भाग पानी का यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। हमारे स्टूल में भी लगभग हम 2 से 3% पानी बाहर निकालते हैं। उसके अलावा हम पसीने के रूप में पानी बाहर निकालते हैं। तो शरीर में जितना पानी आ रहा होता है उतना ही पानी लगभग लगभग बाहर जा रहा होता है। यही वजह है कि जब पानी का यूटिलाइजेशन हमारे शरीर में जिस तरह से होता है, पानी का लॉस हमारे शरीर से जिस तरह से होता है, इसी वजह से हमें प्यास भी लगती है। ना, एक बड़ी मजेदार बात है प्यास को लेके। शरीर में आपके दिमाग में एक छोटी सी सेल पाई जाती है जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बिल्कुल लगी होती है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से लगी हुई हाइपोथैलेमस है, ये आपकी भूख और प्यास दोनों को नियंत्रित करती है। मजेदार बात इसमें यह है कि कई बार हमें लग रही होती है प्यास, बट हम मान के चल रहे होते हैं भूख, क्योंकि खाना खाने में मजा आता है, हमारी जुबान को स्वाद आता है। तो हमारे सेंसेशंस हमें अट्रैक्ट करते हैं कि ओके, खाने ही खा लेते हैं। तो कई बार आपको भूख लग रही होती है और आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सॉरी, प्यास लग रही होती है और आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आपको भूख लग रही होती है, और आप खाना खाते रहते हैं। किसी न किसी वजह से लगभग 30 से 40% की वाटर इनटेक आपकी फूड की वजह से भी होती है। तो थोड़ा बहुत आपको पानी भी मिल जाता है, तो आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि हाँ, शायद मुझे सच में भूख ही लग रही थी। ये कन्फ्यूजन्स के कंसिक्वेंसेस बहुत खराब हैं, इनके परिणाम बड़े खराब हैं। जैसे आप एक तो डिहाइड्रेशन आपको होने लगेगा। अगर आपको डिहाइड्रेशन होने लगेगा तो आप जो खाना खाएंगे, खाना खाने से मिलने वाले पानी के साथ साथ आप कैलोरी इंटेक बहुत कर लेंगे। अगर आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा होगा तो आप वेट गेन भी करेंगे। आप अपने ब्रेन सिग्नल्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा होगा पानी के, और आप खा रहे होंगे खाना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम माइंडफुल रहें, हम अपने बॉडी सिग्नल्स को ठीक से रीड कर पाए। हम सबका कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। हम जितने कॉन्शियस होंगे अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को, अपने मन को, अपने विचारों को और अपने एनवायरनमेंट को जितना बेहतर समझेंगे, हम उतनी बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। एक और भी प्रॉब्लम है आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में, हम अक्सर मंचिंग करते रहते हैं, जहां हमने चिप्स, बिस्किट्स, कुकीज, छोटा मोटा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इस तरह के खाने से भी हम हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को कंटिन्यूसली रिलीज करते रहते हैं और हमें भूख लगातार लगती रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि जिन दिनों आप खाना ज्यादा खा रहे होते हैं उन दिनों आपको भूख भी ज्यादा लग रही होती है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव जूस उन दिनों में ज्यादा निकल रहे होते हैं। इस तरह से आप ओवरवेट हो जाते हैं, आप कंटिन्यूसली डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। और इसको दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से सुनिए और समझें। नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि खाना पचने में लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं। तो अगर आपको खाना खाने के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर अगर आपको भूख के सिग्नल मिल रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो अपने आप को क्वेश्चन करें कि नहीं, खाना तो मैंने खाया है। खाना खाने के बाद अगर ये सिग्नल थे तो निश्चित ही पानी के होने चाहिए, और उस समय आप लगभग 1 गिलास पानी पिए और 15 से 20 मिनट वेट करें। फिर अपने आप की बॉडी सिग्नल्स को दोबारा रीड करने की कोशिश करें। ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि आपको प्यास लग रही थी और अब आपकी भूख भी शांत हो गई है। कई बार ये न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी होता है। कई बार हम खाना तो बहुत खा रहे होते हैं बट हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते। जैसे अर्जुन ने अपने डिस्कशंस में बीच में बताया कि आप लोग न्यूट्रिएंट्स का लेना भी बहुत जरूरी है। तो जब न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो आपके शरीर में कोई ना कोई एक फंक्शन ठीक काम नहीं कर रहा होता, और जब ये फंक्शन ठीक काम नहीं कर रहे होते तो आपको एक इंटरनल मेंटल हंगर भी फील होगी। आप पेट से तो भरे होगे बट आपको कहीं ना कहीं फील रहेगा कि यार कुछ कमी है, और आप शायद उस कमी को पूरा करने के लिए खाना खाते रहेंगे। पानी पिएंगे, आपके ये सारे कंफ्यूजन्स दूर होंगे। रेगुलर हाइड्रेशन के लिए आप अपने पास में एक पानी की बोतल जरूर रखें। ये पानी की बोतल आपको फायदा देगी क्योंकि आप लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे। माइंडफुल ईटिंग, अच्छा ये बड़ा 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 पसंदीदा टर्म है। मेरे एक फ्रेंड के साथ मेरी बात हो रही थी और उसने कहा कि यार खाना खाने का मन कर रहा है। तो मैंने उससे कहा खाना तो थोड़ी देर पहले ही खाया था। कहने लगा हाँ, वो पेट तो भरा हुआ है बट मेरा मन कर रहा है। एंड समहाउ बिकॉज वो एक साइंटिफिक कम्युनिटी से आता है, तो वो कहता है कि अरे ये तो माइंडफुल ईटिंग है, मतलब मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कहता है खाने का, यही माइंडफुल ईटिंग है। नहीं, माइंडफुल ईटिंग का मतलब है हम कॉन्शियस हैं अपनी बॉडी से मिलने वाले सिग्नल्स को पढ़ने में और समझने में।
जब आप अपनी आपकी बॉडी जब थकी होगी तो आपको सिग्नल देगी, बताएगी कि आप थके हुए हैं और आप आराम करना चाहेंगे। प्यास, भूख, थकान, नींद, ये आपकी सारी बॉडी के सिग्नल्स हैं। आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को ठीक से पढ़िए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए और ध्यान दीजिए कि आपकी जरूरतें क्या है। एक बड़ा अच्छा एक और एग्जाम्पल है, जब मैं कॉलेज के वक्त में या स्कूल के वक्त में मैं एनसीसी में हुआ करता था, उस समय इतने सेशंस नहीं होते थे, हमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, बट उस समय हमें हमारे सेशंस के दौरान या हमारी ड्रिल के दौरान ये बताया गया कि बड़ा अच्छा तरीका है पानी। यूजली लोग मानते हैं कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, बट उसमें बताया गया कि आप अपने यूरिन करते वक्त अपने यूरिन के कलर को देख लें। अगर वो कलर आपका येलो आ रहा है तो आप पानी कम पी रहे हैं। अगर आपकी यूरिन का कलर पेल येलो या व्हाइट है तो आप पानी पर्याप्त मात्रा में पी रहे हैं। तो कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स हैं, आप अपने आप को रीड करते चलें, ये आपकी काफी मदद करेंगे ये जानने में कि सच में आप भूखे हैं या प्यासे। अच्छा, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि पानी कितना। तो एक इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद में है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भारत के आरडीएस रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस को डिफाइन करता है। किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो अनाज हो, दालें हो, या कुक्ड फूड हो या वाटर हो, उन सभी की न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या होती हैं, उनकी एनालिसिस करके स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है। तो एनआईएन की रिपोर्ट के हिसाब से वो कहता है कि लगभग 8 से 12 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो पूरी इंडियन पॉपुलेशन के लिए दिया गया है, बट इसमें भी और फर्दर कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी के 1 किलो, अगर 1 किलो की बॉडी है तो लगभग आपको 32 से 58 ml चाहिए। ऐसा मोटा मोटा अगर हम राउंड फिगर करें तो 30 से 60 ml के आसपास पानी चाहिए। मतलब अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपको लगभग 3 लीटर से लेके 6 लीटर तक की पानी की जरूरत है। एवरेजिंग भी करें तो लगभग 4.5 से 5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। वुमेन्स के लिए यही क्राइटेरिया लगभग 27 to 52 है। राइट। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज और आपके लिए समझने वाली है कि एक इंसान जो कि एसी चैम्बर में बैठ के अपने ऑफिस के दिन भर काम करता है, जिसकी फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है, एक इंसान जो शायद रोड पे काम करता है, मेहनत करता है, या एक स्पोर्ट्स मैन जो रात को या दिन में गेम खेलता है, ऐसे लोगों की पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो जब हम बात करेंगे 8 से 12 ग्लास पानी की, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लगभग इतना पानी, लगभग 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही है। इसके अलावा आप अपने सिग्नल्स, जैसे हमने माइंडफुल रीडिंग या माइंडफुल ईटिंग की बात की, या हमने बात की अपने यूरिन कलर से चेक करने की, उस तरह के इंडिकेटर्स के थ्रू आप ये इवेल्युएट करते चलें कि आपको और पानी की जरूरत तो नहीं है। ये इंश्योर करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरह से हाइड्रेटेड हैं। अपने पानी को कुछ दिन पहले फिर अर्जुन की बात मुझे याद आई। अर्जुन ने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन टाइम पे कहा था कि हमें हमारे पानी को खाने की तरह खाना चाहिए। इसका एक्चुअली मतलब क्या है, इसी को अगर हम फोर्थ पॉइंट से भी रिलेट करना चाहें तो टेक सिप, है ना, वर्सेस चगिंग। हम जैसे पानी को ग्लास लिया और गट गट करके पूरा पानी पी गए, ये बड़ी गलत हैबिट है। नंबर वन, इससे बॉडी बैलेंस खराब होता है। सेकंड वन थिंग, ये बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है, फुल फ्लूइड का एक सर्टेन पीएच भी होता है, तो हम बॉडी के फ्लूइड के पीएच बैलेंस को भी खराब करते हैं। कई बार ये हमारी किडनी को ओवर प्रेशराइज भी करता है, क्योंकि जिस इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बारिश के दिनों में पूरे महीने भर बारिश नहीं हुई, किसी एक दिन बारिश हुई और झमाझम बारिश हुई, सारा पानी नलियों के थ्रू बह गया, आपकी जमीन ने उसको एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं किया। पर अगर आप यही पानी रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बारिश हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो, तो आपकी धरती में ये पानी एब्सॉर्ब होगा। तो जब आप पानी सिप करके पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी थोड़े वक्त के बाद पीते हैं, तो आपके शरीर को ज्यादा लगता है, शरीर में ज्यादा एब्सॉर्ब होता है और ये वेस्ट नहीं होता। किडनी पर भी लोड कम पड़ता है। इसी तरह से आप अपने पानी के साथ साथ अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के इंटेक को खाने में बढ़ा सकते हैं, तो खाने से मिलने वाले हाइड्रेशन की भी पर्याप्त मात्रा आपको मिलती रहेगी। एक बड़ा अच्छा फैक्ट है कि जब हम बात करते हैं हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन में सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। क्या पानी एक लौता सोर्स है? तो नहीं। कई लोग हाइड्रेट, कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स जाके पियेंगे और कहेंगे कि हम तो हाइड्रेट हो गए। मेरे फ्रेंड ने बड़ी अच्छी बात बोली, वो बोला कि मैं छोटे छोटे पैक बनाता हूँ, उसमें एल्कोहल कम होता है तो मेरा पानी इंटेक बढ़ जाता है। नो, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड। ये सारे हमें बहाने अपने आप से दूर करने होंगे। हमें समझना होगा कि अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट करता है, ना कि हाइड्रेट। हमें समझना होगा कि ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, जिनको आप सोडा बोलते हैं, कोला बोलते हैं, ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं। शुगरी ड्रिंक्स, कई सारे फ्रूट जूसेस भी जो मार्केट में आजकल मिलते हैं, वो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं। बड़ा अच्छा फैक्ट है, जैसे आप लोग तो एक हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी से आते हैं, आप लोग
प्रोडक्ट्स के लेबल्स को रीड करना शुरू करें। अगर आप एप्पल जूस पीते हैं तो आप एप्पल जूस के पीछे एप्पल कंटेंट को देखें। लगभग 15% एप्पल जूस होता है, बाकी लगभग 85% उसमें पानी होता है। अगर आप क्रैनबेरी जूस जो आपको मार्केट में मिलता है उसे देखेंगे उसकी बोतल पे, तो लगभग 20 से 25% क्रैनबेरी जूस होता है, लगभग 75 से 80% उसमें पानी होता है। तो आप एक्चुअली पानी पी रहे होते हैं। और आप ये भी सरप्राइज करें कि पूरे इंडिया में किसी भी कोने में किसी भी सीजन में अगर आप ये ड्रिंक्स पी रहे हैं, इनका स्वाद एक ही आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। ये हाईली प्रोसेस्ड हाइड्रेशन के मेथड्स ठीक नहीं है, आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? सबसे बेहतर और दुनिया में यूनिवर्सल डाइल्यूएंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट या यूनिवर्सल ड्रिंक क्या है? पानी। पानी पीना चाहिए। पानी की अगर आपको एंटीऑक्सीडेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाने हैं तो आप पानी को इन्फ्यूज कर सकते हैं, कभी नींबू से, कभी खीरा से, कभी और सारे फल काट के डाल सकते हैं। ये आपका डिटॉक्स वाटर जो आजकल हम कहते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट से फिल्ड पानी पीना है, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। आप वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के जूसेस बनाकर पी सकते हैं। बट हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ये हरी सब्जियों के या फलों के जूस बनाएं तो इनको फिल्टर ना करें, क्योंकि इनके फिल्टर करने से आप इनके फाइबर कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं और उनकी सारी की सारी खूबियों को आप बाहर निकाल देते हैं, जो ठीक नहीं। तो जरूरी है ये याद रखें कि अगर जब भी आप पहले तो फ्रूट्स को ऐसे खाने की कोशिश करें, बट अगर आप जूस भी पीना चाहते हैं तो एटलीस्ट फिल्टर ना करें। इसी बात को हमने समझाया 3 डिफरेंट कलर से, जो कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, कि ग्रीन चॉइसेस जिनके लिए फुल गो अहीड है, उनमें है वाटर, फ्रूट इन्फ्यूज्ड वाटर, बटर मिल्क, कोकोनट, या बटर मिल्क इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बटर मिल्क। और वहीं पे हमने रेड लिस्ट में क्या लिखा हुआ है कि हमारे स्पोर्ट्स ड्रिंक विद शुगर, हमने स्पोर्ट्स ड्रिंक के साथ शुगर, शुगर वाला अगर कोई ड्रिंक है, शुगरी ड्रिंक्स, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, ये एक कई बार हम जूसेस को ठीक मानते हैं, ये एक बड़ा मिथ है कि प्रोसेस ये पैकेज्ड और अच्छी क्वालिटी के टेट्रा पैक वाले जूसेस लेंगे तो ये बेहतर होते हैं और ये बेहतर ऑप्शन है। नहीं, ये मिथ है, ये इसे हमें बस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगेन हमने पहली स्लाइड में बात की कि इनमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, फिल्ट्रेशन की वजह से इनमें फाइबर कंटेंट भी कम होता है। और जब इसमें फाइबर बचा नहीं तो इनमें बचेगा क्या? कई बार हम ये मान के चल रहे होते हैं कि जूसेस तो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, बट आपको ये मानना होगा कि जितने जूसेस फ्रेश होंगे उतने ही न्यूट्रिएंट रिच होंगे। ओवर द टाइम विटामिन जो है वो डिग्रेड होते जाते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती जाती है। तो मानो कि आज एक फ्रेश जूस में 100 यूनिट विटामिन ए है, तो आज से 1 महीने बाद वो शायद 70 रहे, या 3 महीने बाद शायद वो 50 रहे, या हो सकता है 6 महीने बाद वो आते आते ना भी रहे। तो जितने पुराने आप जूसेस लेते रहेंगे उतने ही उनके अंदर न्यूट्रिएंट लॉस होते जाएंगे डिग्रेडेशन की वजह से। तो एक्चुअली में आप ले क्या रहे हैं? आप सिर्फ कैलोरीज ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, ना आपने फाइबर लिया, ना आपने न्यूट्रिएंट लिया। तो इस तरह का ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना होगा, आपको यहाँ पे माइंडफुल होना पड़ेगा। हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हाइड्रेशन चार्ट, तो या यूरिन एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। आप इस चार्ट को हमेशा रेफर करें। इनिशियल 3 लाइन जो है, जहां पे हम पेल येलो कलर या बिल्कुल लगभग ऑफ वाइट कलर से बात करते हैं, अगर आपकी यूरिन का कलर लगभग ऐसा सा होता है, आप ये मान सकते हैं ये आपको एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी सिग्नल है जो आपको बताता है कि आप ठीक से हाइड्रेटेड है। अगर आपकी यूरिन का कलर डार्क होता जाता है या 4 to 8 की रेंज में किसी भी रेंज में फॉल करता है, तो आपको समझना होगा कि आप ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं और आपके शरीर में पानी की कमी है, जिसे आपने इम्प्रोवाइज करना होगा। राइट? अच्छा, जब हम इतनी सारी बात कर रहे हैं हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन, तो एक चीज, हाइड्रेशन का अपोजिट क्या है? हाइड्रेशन का अपोजिट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? गर्मियों के दिनों में हमें लू लग जाती है, लूज मोशंस होने लग जाते हैं, पानी में शरीर की कमी हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है स्पोर्ट्स के दौरान पसीने की वजह से। ये सारी प्रोसेसेस कहलाती हैं डिहाइड्रेशन। अच्छा, इनमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे आप मुझे चैट बॉक्स में अगर बता सकें कि डिहाइड्रेशन के वो सिम्टम्स, अभी तो गर्मियों के सीजन चल रहे हैं, आप में से किसी ने कोई रिसेंटली एक कुछ सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो प्लीज मुझे उनके बारे में जरूर बताएं। या प्लीज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस हियर। नाइस, यस, राइटली सेड। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनमें सबसे पहला थर्स्ट, प्यास लगना, बड़ा बेसिक सा सिम्टम्स है। कई बार हम उसको रीड नहीं कर पा रहे होते, बट हमें कॉन्शियस रहना होगा। दूसरा, हमें थकन होगी, हम जल्दी जल्दी थक जाएंगे, हमारा चूंकि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। हमने सेल वॉल स्ट्रक्चर के टाइम पे क्या पढ़ा था, ये क्या देखा था
आपकी सेल वॉल सिकुड़ जाएंगी, उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। जब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा तो एनर्जी कम मिलेगी, तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। अगर आपकी सेल वॉल सिकुड़ने लगेंगी तो क्या होंगे, मसल क्रैम्प्स आने शुरू होंगे, आपको बीच बीच में मसल क्रैम्प्स आएंगे और आप परेशान रहेंगे। आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, आपको हीट स्ट्रोक, इन दिनों गर्मियों में अगर आप कहीं पे भी बाहर जाएंगे तो आपको हीट स्ट्रोक ज्यादा लगेंगे। आपको जब इतना सब कुछ हो रहा होगा तो निश्चित ही आप इरिटेट भी होंगे। आपकी ब्लड में सोडियम एंड पोटेशियम या बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, जिससे आप ओवरवेल्म्ड महसूस करेंगे। और ओवरवेल्म महसूस करने की वजह से आप इमोशनली अनस्टेबल महसूस करेंगे, आपको हेडेक भी होगा। क्योंकि जब ब्लड गाढ़ा होता जाएगा तो आपका हृदय को धड़कने के लिए या ब्लड को शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी, तो आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, आपकी स्किन ड्राई होगी और आपकी आंखों में ब्लीचिंग होगी। ये सारे सिम्टम्स हैं। अच्छा, एक चीज हमें समझनी होगी, कोई भी इवेंट हो जाने के बाद हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या हमें सिम्टम्स तक का वेट करना चाहिए, या हमारे पास पहले से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जो किसी इवेंट होने के पहले या इवेंट होने के वक्त पे हमें बता दें या हमें अलर्ट कर दें। तो अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। ये इंडिकेटर्स सिम्टम्स भी हैं, और अगर हम अर्ली स्टेज में इन्हें रीड कर पाते हैं तो ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर क्या है, थर्स्ट, प्यास, है ना। ये भी एक बड़ा तथ्य है कि जब तक आपको प्यास लगती है तब तक लगभग आप अपने बॉडी वेट का 2% फ्लूइड ऑलरेडी खो चुके होते हैं, तभी आपको प्यास लग रही होती है। आपके शरीर में हाइपोथैलेमस के पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एक लिक्विड सिक्रेट करती है, जो आपको बताती है, जो आपकी प्यास को रेगुलेट करती है, ये बताती है कि आप प्यासे हैं। बट ये एटीएच रिलीज कब होता है, जब बॉडी में ऑलरेडी पानी लॉस होना शुरू हो चुका होता है। तो आपने बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि ये इंडिकेटर्स एंड सिम्टम्स आपको बहुत लेट बताते हैं। इंडिकेटर्स फिर भी काफी अर्ली ऑन, अगर हम कंपेरिजन करें सिम्टम्स से, तो काफी अर्ली ऑन आपको अवेयर करते हैं। आपको हल्की सी थकान और पसीना, ये आपको अवेयर करते हैं, आपको जगाते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, आप इस पानी की कमी की पूर्ति को जल्दी से जल्दी पूरा करें। अच्छा, हाँ, अब तक हमने बात की कि पानी हमें क्यों जरूरी है, हाइड्रेशन और पानी में क्या रिलेशन है। हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा, पानी के भिन्न भिन्न भागों में वाटर कंटेंट कितना होता है वो देखा, हमारे सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहाँ से हम अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन के नुकसान क्या होते हैं। बट अब तक हमने शायद ये नहीं पढ़ा कि पानी को, व्हेन डू यू थिंक वी शुड ड्रिंक वाटर। इसका भी आप मुझे उत्तर प्लीज बताइए। क्या हमें सुबह पानी पीना चाहिए, या दोपहर में पानी पीना चाहिए, शाम को पानी पीना चाहिए, या रात में पानी पीना चाहिए? प्लीज जल्दी जल्दी अपने चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको दिन के किस वक्त में ये पानी ज्यादा पीना चाहिए। लेट मी चेक हेयर। के दिन में पी सकते हैं, या हमें पानी दिन भर पीना चाहिए, हमें से कई लोगों ने ये भी कमेंट किया हुआ है। राइट, तो बहुत जरूरी है कि हम दिन भर ही पानी से अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बट अगर हम पानी सुबह पीते हैं, इसका की जिक्र हमारे आयुर्वेदा में भी किया है, इसे हम उषा पान बोलते हैं। उषा मीन्स जब दिन की पहली किरण या सूर्य की सुबह सुबह जो पहली किरण आती है उनको हम उषा बोलते हैं। पान मीन्स जल पान, जल का पान, पान मीन्स खाना। तो जब हम सुबह पहली किरण के साथ पानी पीते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं। इसीलिए ये बताया गया है कि खाना खाने के लगभग 30 मिनट पहले ये, और खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और हमारा पहला पानी जो है सुबह पीना चाहिए। जब हम सुबह सुबह पानी पीते हैं तो ये हमारी पूरी रात भर के जमा हुए टॉक्सिन्स हमारी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी सेल वॉल को एनरिच करता है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जिससे हमारे शरीर में हमें एनर्जेटिक महसूस होता है और हमारे दिन की शुरुआत पूरे जोश खरोश के साथ होती है। इसी तथ्य को अगर हम बात समझना चाहें, यही तीनों बातें यहाँ पे अलग अलग तरह से लिखी हुई हैं, जिनमें हम बात करते हैं कि जैसे इंसान के शरीर में बेसिकली हम मानते हैं कि 5 तत्व होते हैं, या जैसे अग्नि, वायु, धरती, आकाश। ये जो सारे तत्व हैं, इन्हीं तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनता है वत, पित्त एंड कफ। वत, वात, पित्त एंड कफा। कफा मीन्स म्यूकस, कफा बॉडी के लिक्विड्स जो होते हैं, जो कि जल और धरती के कॉम्बिनेशन से बनते हैं।
पित्त जो कि अग्नि एंड वायु के कॉम्बिनेशन से बनता है। जहां वायु होती है और वायु के साथ आकाश होता है, वहां वात ज्यादा होता है। आपने सुना होगा कि बुजुर्गों में एक शिकायत, अगेन हमने पहले भी बात की थी, कि बुजुर्गों में जॉइंट्स में पेन होने लगता है, उनकी बॉडी में मसल्स पेन ज्यादा होता है, और तो कहते हैं कि वो बाय आ गई, तो लगभग उनके शरीर में वायु की अधिकता हो गई है। यंग बच्चों में जो 18-19 साल के, 20 साल के या 14-15 साल के होते हैं, जिनमें हार्मोनल चेंजेस थोड़े ज्यादा हो रहे होते हैं, उनमें पित्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और इस पित्त की मात्रा से उनमें कई बार उनको उनकी स्किन पे आपको रैशेस दिखाई देंगे, स्किन पे पिंपल्स ज्यादा दिखाई देंगे, उनमें क्रोध ज्यादा होगा, गुस्सा ज्यादा होगा, जोश ज्यादा होगा। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनमें कफा ज्यादा होता है, उनमें म्यूकस ज्यादा होता है, बॉडी लिक्विड ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनकी स्किन काफी ग्लोइंग होती है, काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी सुंदर होते हैं और काफी लुभावने होते हैं। तो ये अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग दोषास हैं, ये आपकी बॉडी में अलग तरह के सिम्टम्स देते हैं। किसी भी एक तरह के सिम्टम्स का हावी हो जाना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं, आपके पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तो अगर आप सुबह के वक्त पानी पीते हैं, तो ये तीनों दोष को रिमूव करता है। इन तीनों में एक हार्मनी, एक सिंक्रोनाइजेशन बिल्ड करता है। ये सिंक्रोनाइजेशन आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए ठीक होता है। जठर अग्नि, जिसे हम कहते हैं पेट की आग, जो कि खाना पचाने में मदद करती है, अगर आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग पानी लिया हुआ है, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जठर अग्नि को बढ़ाता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट होता है और आपके शरीर को पूरी तरह से लगता है। पूरी रात भर के जमा हुए टॉक्सिन्स, क्योंकि रात भर हम जब इनएक्टिव होते हैं तो बॉडी में कई सारी मैकेनिज्म चलते रहते हैं, और उनके टॉक्सिन्स धीरे 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 बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं। जब हम अर्ली मॉर्निंग में पानी पीते हैं, तो ये पानी हमारे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में, हमें रिफ्रेश करने में, हमें बेहतर महसूस करने में हमारी हेल्प करता है। इन्हीं आयुर्वेदिक तथ्यों को या इन्हीं आयुर्वेद के सिद्धांतों को आजकल मॉडर्न स्टडीज ने भी प्रूव किया हुआ है। तो एक 2003 में स्टडी की गई, बॉशमैन एंड स्टिनगर ने की। उन्होंने ये बताया कि अगर आप लगभग 500 ml, लगभग आधा लीटर पानी सुबह खाली पेट उठते ही अगर पिए, तो ये आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट को लगभग 30% बढ़ा देता है। अब आप खुद सोचिए, जो एनर्जी आज आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, लगभग इसमें 30% का इजाफा हो जाए, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं, आपके मूड हैप्पी होंगे, आप अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल एंड फैमिली लाइफ को ठीक कर सकते हैं, आप अपने काम को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप बाकी अपने सराउंड के सारे लोगों के मुकाबले बेहतर फंक्शन करेंगे, तो आप तरक्की की राह पे भी जाएंगे। एक और स्टडी है जिसने डिटॉक्सिफिकेशन या बॉडी को रिफ्रेश करने के बारे में आयुर्वेदा को समर्थन दिया, जो 2010 में की गई, पॉपकिंस ने। उन्होंने ये बताया कि सर्काडियन रिदम से इसका बहुत रिलेशनशिप है। तो जहां बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी सुबह सूर्य की किरणों के साथ अपने आप को दिन के लिए तैयार कर रही होती है, उस समय अगर आप अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर पानी की मात्रा को बढ़ाएं, तो ये आपके कॉर्टिसोल को भी ऑप्टिमाइज करता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन होता है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में काम करता है, और सुबह के वक्त इसकी वैल्यू लगभग 10 ppm के आसपास होती है। 10 पार्ट पर मिलियन आपके शरीर में ये पाया जाता है। तो सुबह के वक्त आप फ्रेश महसूस करते हैं, कॉर्टिसोल को ये रेगुलेट करता है, आपको फ्लश करता है, और आपकी बॉडी को और आपके मन को बेहतर महसूस कराता है। एक और बहुत अच्छी स्टडी है, ये आप में से वो सभी लोग जो अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के दौरान एक वेट रिडक्शन का कमिटमेंट लेके आए हैं, ये शायद उनके लिए भी बड़ी फायदेमंद बात है। आप खाने के लगभग 30 मिनट पहले अगर आप 500 ml पानी ब्रेकफास्ट के दौरान, ये ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले, लंच से 30 मिनट पहले और डिनर से 30 मिनट पहले अगर आप लेते हैं, और ये लगातार अगर आप 8 वीक तक करते हैं, तो आपके बीएमआई को इम्प्रूव करता है, आपके बॉडी वेट को घटाता है, आपके विसरल फैट को कम करता है, और आपकी ओवरऑल एपेटाइट को रेगुलेट करके उसे ऑप्टिमाइज करता है। कम होगी तो उसे बढ़ाता है, और ज्यादा होगी तो उसे कम करके एक नियमित जोन में लाकर रखता है। तो आपकी ओवरऑल एपेटाइट एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इन्हीं 3 सिद्धांतों के साथ हम हाइड्रेशन का सर्कैडियन रिदम के साथ भी एक रिलेशनशिप दोबारा से समझते हैं। अभी हमने पिछली काफी सारी स्लाइड्स में बात की कि दिन की शुरुआत के वक्त जब हमें एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है, जब हम बॉडी की नेचुरल साइकिल के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसी समय पानी का क्या जरूरत है, क्योंकि पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे एक्सक्रिएशंस को इम्प्रोवाइज करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है,
बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को, हमारे न्यूरो ट्रांसमिशंस को भी सपोर्ट करता है। तो अगर हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन ठीक होगा, हमारा डाइजेशन ठीक होगा, हम एनर्जेटिक रहेंगे इन द मॉर्निंग, तो ये हमारी पूरी दिन भर की साइकिल को ठीक रखता है। और जब हम दिन भर एनर्जिक रहेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो शाम को हम सुकून के साथ सो पाएंगे। क्योंकि हमारा, कई बार हम शरीर तो थका होता है बट हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा होता, हमारे दिमाग में कई सारे ख्याल चल रहे होते हैं। क्योंकि जब आप प्यासे होते हैं, जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है, जब आपके शरीर में तत्वों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ब्लड में, तो आपका क्या होता है, आप ओवरवेल्म महसूस करते हो। हमने पहले भी बात की, आप जब ओवरवेल्म महसूस करते हो तो कई सारे इमोशंस और कई सारे ख्याल आपको पीछे से सराउंड करते रहेंगे, जिनकी वजह से आप सोना तो चाहोगे बट आप सो नहीं पाओगे। तो बट अगर आप में हाइड्रेशन अप्रोप्रिएटली होगा तो आपको रात को नींद भी ठीक आएगी। और अगर आपको रात को नींद ठीक आएगी तो डॉक्टर श्याम ने अपनी बात की शुरुआत में जो अच्छी नींद से जुड़े हुए 4 या 5 तथ्यों की बात की, वो सारे तथ्य आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, वो सारे तथ्य आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। यही बात हम दोबारा से एक और स्टडी के थ्रू इसको इसको वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जो स्टडी की गई बेंटन एंड यंग ने, इन्होंने भी बताया कि अगर आप स्लीप बेहतर करना चाहते हैं तो अपने अपने आप को हाइड्रेट करना होगा दिन के दौरान। और जहां अच्छी स्लीप आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, आपकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करती है, वहीं हाइड्रेशन भी स्लीप को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें स्लीप एंड हाइड्रेशन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं। ये स्लाइड हम एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूरी प्रेजेंटेशन या उस पूरी डिस्कशंस की कुछ समरीज, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें हाइड्रेट करने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली चीज, हम दिन भर पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, एक साथ ना पिए, सिप कर करके थोड़ा थोड़ा पीते रहें। आप ये पी सकें इसीलिए आप अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखें, ताकि जब भी आपको लगे आप पानी थोड़ा सा पी सकते हो। आप पानी के साथ साथ हेल्थी ऑप्शंस लाइक फ्रूट जूसेस विथ फाइबर, उनसे फाइबर ना निकला हो, या मिल्क या बटर मिल्क, इस तरह के या फ्रूट्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, राइट। आप खाने के साथ में, आप खाना खाने के एटलीस्ट 30 मिनट पहले से पानी पीना बंद कर दें, और खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद तक आप पानी ना पिए। और आप अपनी यूरिन और उसके कलर को धीरे धीरे लगातार दिन के दौरान चेक करते रहें। अच्छा, अब मेरी कुछ कुछ मेरी भी आपसे उम्मीद है। मैं इस पूरे डिस्कशंस के बाद ये चाहता हूं कि आप मुझे एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे की टेक अवेज बताएं जिन्हें आज से आप अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, आज से आप अपनी जिंदगी में उन्हें अपना लेंगे। प्लीज चैट बॉक्स में आप अपनी साइड से मुझे लिख के बताइए कि ऐसे क्या की टेक अवेज हैं जो आप अपनी जिंदगी में आज से पूरी तरह से फॉलो करेंगे। या प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, राइट। मैं भी आपकी हेल्प करता हूं इसमें। तो कुछ मैंने आपके लिए 5 की टेक अवे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वाटर रीडिंग, राइट, बद्री जी ने लिखा है वाटर रीडिंग। ओके, पंकज जी लिखते हैं ड्रिंक सिप सिप, सिप बाय सिप। ओके, अरुण जी लिखते हैं टेकिंग वाटर थ्रू आउट द डे। अंकित जी लिखते हैं रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, संतोषी जी लिखते हैं कि मॉर्निंग में लगभग 500 ml पानी। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। मेरी तरफ से ये 5 की टेक अवे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज, आप अपने दिन की शुरुआत पानी से करें। आप अपने पानी के रेगुलर इंटेक को बनाए रखने के लिए पानी की बोतल अपने साथ रखें और दिन में सिप सिप करके, एक सिप बाई सिप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। खाना खाने के 30 मिनट और 1 आवर के बीच में वो पानी का गैप रखें। शुगरी ड्रिंक्स, एल्कोहल्स और प्रोसेस्ड लिक्विड्स को आप अवॉइड करें। और आप अपने पानी को खाने की तरह, जैसे खाने में आप पूरा आराम से चबा चबा कर आधे घंटे सुकून से खाना खाते हैं, वैसे ही आप पानी को भी बिल्कुल स्वाद ले लेके पिए। सच में अगर आप पानी को आराम से सिप बाई सिप पियेंगे, आंख बंद करके महसूस करके देखें, पानी में आपको बड़ा स्वाद आएगा। तो आप अपने पानी को लगभग खाने की तरह इस्तेमाल करें। इसी के साथ आज के दिन की ये एक बहुत, इस सेशन के अंत में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो फॉलो की जाती है, जिसमें हम हर दिन एक नई आदत सीखते हैं। आदतें हमारे लाइफ की डेली मैकेनिज्म को ऑटोमेट करती हैं। ये ऑटोमेशन हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो अभी आपके लिए मेरी साइड से
ये 3 आदतें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे स्टार्ट एंड फिनिश योर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। आप रात में भी पानी पिएं और दिन में सुबह की शुरुआत आप पानी से करें। ये एक नई आदत जो आपने बिल्ड करनी है। दूसरी आदत आपने करनी है माइंडफुल हाइड्रेशन। आप कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें, आप अपने शरीर के और अपने मन के और मस्तिष्क के सिग्नल्स को रीड करते चलें। तीसरी बात कि आप अपने पानी की क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना के जरूर रखें। इसी के साथ में हम हमारे शाइन मंत्रास को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। हमारे शाइन मंत्रास क्या कहते हैं? हमारा शाइन मंत्र कहता है स्टार्ट एवरी डे विद ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म। आप इस धरती पे हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का, अपने कुल का, इस ब्रह्मांड का, पंच तत्वों का, सूर्य का, अग्नि का, अपने भोजन का, सबका शुक्रिया अदा करें। भगवान से कहें कि ये जिंदगी देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप अपने आप का ध्यान रखने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और देश के कल्याण के लिए अपने आप को बेहतर न्यूट्रिशन दें। आप एक इंटेंशंस जो आज के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज के आपके मकसद हैं, उनको क्लियरली डिफाइन करें। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं आंख बंद करके तो करें। आप ये भी देखने की कोशिश करें कि आप उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इसमें आपको शुरुआत में परेशानी होती है तो आप अपनी डायरी में भी ये पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। जो लोग मेडिटेट करते हैं उनके लिए बड़ा आसान है, वो अपने पूरे दिन को विजुअलाइज करके, अपने आप को विजुअलाइज करके ये देख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि वो अपने दिन को कैसे गुजारने वाले हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करता है। हर दिन एक नई चीज जरूर सीखें। आज आपने एक नई चीज सीखी हाइड्रेशन के बारे में, इसी तरह से हर दिन, चाहे आप पढ़ाई के थ्रू या लोगों से मिलकर या एक ऐसी कम्युनिटी जो अच्छे कामों में इन्वॉल्व है, उनकी बातों से, उनके साथ एक्सपीरियंस करके हर दिन जिंदगी में एक नई चीज जरूर सीखें। 30 मिनट जरूर अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं और हर दिन एक्सरसाइज जरूर करें। पिछले कुछ दिनों में किसी ने बताया कि अगर हमारी आत्मा हमारा भगवान है तो शरीर हमारा मंदिर है, और हमारे मंदिर को बेहतर रखने के लिए हमें उसकी सफाई करनी बहुत जरूरी है। तो हर दिन लगभग 30 मिनट तक हम एक्सरसाइज जरूर करें। इसी के साथ मैं आज अब आपके सामने शेयर करूंगा रेसिपी ऑफ द डे। आज अच्छी अच्छी बात यह कि आज हमारे पास एक रेसिपी नहीं है, आज हमारे पास दो दो रेसिपीज है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो पहली रेसिपी का नाम है आलमंड सेफ्रन लस्सी। लस्सी गर्मियों के दिनों में लस्सी बहुत फायदेमंद है, ये प्रोबायोटिक की तरह प्रोबायोटिक है। तो इसमें काफी सारे आपकी गट के लिए बड़ी हेल्दी है, स्वादिष्ट होती है, और इसको और स्वादिष्ट बना के और बेहतर बना के और न्यूट्रिशियस बनाने के तरीके हम देखते हैं। Here we go. Here we go. So लस्सी आपकी पहली ड्रिंक, और आज के लिए एक गुजराती डिश जिसमें कि न्यूट्रिशन का तड़का लगा हुआ है, जिसे हम थेपला बोलते हैं, जो कि आपके पराठे का बहुत बेहतर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो रेसिपी देखेंगे। Here we go. अच्छा, एक बात आपने ध्यान रखने वाली होगी, इस पूरी वीडियो में पराठे बनाते वक्त हमने ये जरूर यूज किया कि ऑयल कम से कम यूज किया जाए, और जो ऑयल हमने लिखा वो ऑलिव ऑयल था। हम पिछले फैट वाले सेशन में पढ़ चुके हैं कि हमें सैचुरेटेड फैट से दूर रहना होगा, और अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड मूफा और पूफा यूज करना होगा। तो हम ऐसे ऑयल को यूज करेंगे जिनमें मूफा और पूफा की वैल्यू ज्यादा हो। नोट करने वाली बात है। इसी के साथ में एक
मीनल के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो हर दिन आके अपनी एक्सरसाइज के कुछ टिप्स बताकर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती हैं। आज के उनके एक्सरसाइज सेशन को सुनते हैं और देखते हैं और इसे करते भी हैं। आप में से हर वो इंसान जो इस समय मीनल के साथ इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकता है, प्लीज करने की कोशिश करें। Here we go. A very happy gut morning everyone. I hope you all are doing great. और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट जिसका नाम है वॉल सिट। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये है एक वर्कआउट जो हम वॉल के साथ करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए समझते हैं मूवमेंट ऑफ वॉल सिट। एंड एज द नेम सजेस्ट, वॉल सिट इज सिटिंग विद द सपोर्ट ऑफ द वॉल। और वो सभी लोग जिनको स्क्वाट्स करने में मुश्किल होती है और आज तक दे आर नॉट एबल टू गेट टू द राइट फॉर्मेट ऑफ स्क्वाटिंग, वॉल सिट इज अ ग्रेट वे टू बिगिन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल सिट से। तो हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, एथलेटिक। आपके फीट, आपके हिप्स, आपके शोल्डर्स, आप इनको अलाइंड रखेंगे। चाहे आप बैठेंगे भी तब भी आपके शोल्डर्स अलाइंड ही रहेंगे। नाउ द आइडिया इज दैट यू आर सिटिंग विद योर बैक ऑन द वॉल। अब इसमें बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो वॉल को छोड़ देते हैं, सिर्फ हिप्स की सपोर्ट लगाते हैं, मतलब अपनी स्पाइन में आर्च कर देते हैं। आपको क्या करना है कि अपनी कोर को एंगेज करके रखना है। आपकी रीढ़ की हड्डी की एक एक वर्टिब्रे आपकी वॉल पे ही रहनी चाहिए। दैट्स द करेक्ट वे ऑफ डूइंग अ वॉल सिट। एंड अगेन, आपके जो नीज हैं वो आगे की तरफ पुश नहीं होंगे, अलाइंड रहेंगे आपके एंकल्स पे। और इनफैक्ट नीज आपके सॉफ्ट रहेंगे। इन सभी मूवमेंट्स में आपके मसल पे एक्शन रहता है, आपके जॉइंट्स हमेशा नाइस एंड सॉफ्ट रहते हैं। तो आप वॉल से कितना दूर होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मसल, ये पूरे के पूरे क्वाड की लेंथ कितनी है, बिकॉज हम उसको परपेंडिकुलर ही रखेंगे। यहां से बैठ के देखेंगे कि आप कहां तक परपेंडिकुलर रह सकते हैं और फिर नीचे आएंगे पूरा, फ्रॉम द हील टू द नी, फ्रॉम द नी टू द हिप, परपेंडिकुलर टू द वॉल। कोर को एंगेज करते हुए पूरी की पूरी स्पाइन हमारी वॉल के साथ रहेगी। अपने हाथों को खोल भी सकते हैं अच्छे से, या अपने हाथों को अपने नीज पे भी रख सकते हैं। इनफैक्ट जब आप नीज पे रखते हैं तो आप बहुत ज्यादा इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि हाथों को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। अगेन, फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट। आपके काफ्स पे भी बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, क्वाड्स पे भी, हैमस्ट्रिंग्स पे भी, कोर पे भी। इनफैक्ट इस तरह से जैसे आपने हाथों को खोला है तो आपके शोल्डर्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, आपके पोस्चर करेक्शन के लिए बहुत अमेजिंग मूव है। सो वो सभी लोग जो आगे की तरफ झुक जाते हैं अपने लैपटॉप्स पे या स्क्रीन्स पे, इस तरह की मूव से यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका पोस्चर होना कैसे चाहिए। स्टार्ट करेंगे 30 सेकंड से। 30 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना के अराउंड मूव करते हुए 1 मिनट, 1.5, 2 मिनट्स तक भी लेकर जा सकते हैं। और धीरे से जब आपको इस मूवमेंट से बाहर आना है, जंप करके नहीं आना है, जिस तरह से आए थे उसी तरह से हाथों का सपोर्ट लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब ये जो वॉल सिट है ये खुद ही एक बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन फिर भी अगर आपको वॉल सिट का एक मॉडिफाइड वर्जन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप जो आपके पंजे हैं ना उनको थोड़ा सा पास रखेंगे और हिप्स के साथ पीछे की तरफ जाके थोड़ी मूवमेंट करेंगे ऊपर और नीचे की, जिससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स है अगर ये टाइट है तो थोड़ी सी रिलीज हो जाती है। तो सिर्फ आप नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे। जब आप इस मूवमेंट को कर रहे हैं, मेक श्योर कि जो आपकी कमर है वो स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है, कोर टाइट है, काव्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, हर जगह आप इसकी स्ट्रेच फील करेंगे। वापस ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे। कुछ दिन तक इसको करके देखिए। उसके बाद फिर जब आप नीचे जाएंगे यू विल फील कि आपके मसल्स सडनली ये सारा का सारा प्रेशर ले पा रहे हैं इजीली। एंड अगेन, आपको जरूरी नहीं है कि एकदम से 30 सेकंड से स्टार्ट करना है, 5-10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। कोर को खींच के रखिएगा, ये एक बेसिक टिप है। अगर ये खींचा हुआ अंदर की तरफ स्क्वीज नहीं है तो इस तरह से होल्ड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड यस,
ट्राई टू सी आप इसको कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं एंड चैलेंज योरसेल्फ एवरी डे। मतलब अगर किसी दिन आपने 30 सेकेंड होल्ड किया है, मे बी आफ्टर अ वीक 1 मिनट एंड देन आफ्टर अनदर वीक 1 मिनट 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, और इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एंड्योरेंस को इंप्रूव करेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये अमेजिंग वर्कआउट, जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, इनफैक्ट सिर्फ एक बॉल चाहिए और आप इसकी प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। सो कीप रॉकिंग एवरीवन।